हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग क्लास 12 सॉल्यूशन को चैप्टर को कवर कर रहे हैं, तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग आज कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास W/W और मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है। मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। 100 ग्राम सोल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम होते हैं उसे हम W/W या मास बाय मास परसेंटेज बोलते हैं। अब हम W/W परसेंटेज का फॉर्मूला देखेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। अब हम देखेंगे कि अब हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट, कल के क्लासों में हम लोग ने देखे थे कि सॉल्यूट और सॉल्यूशन इस चैप्टर में बहुत जगह आएगा, तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट पूरा नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किए थे कल, सॉल्वेंट को ए से और सॉल्यूट को बी से। तो यहाँ पर है मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट को लिखेंगे WB। बी लिखा रहेगा, तुम समझ जाएंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट है बटा मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कह रहा है, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट को हम प्लस आउट करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा। तो यही लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन WA प्लस WB गुना 100। अब हम एग्जाम्पल से देखेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास 98% बाय वेट ऑफ H2SO4। इसका कहने का मतलब है कि 98 ग्राम ऑफ H2O प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास 98 ग्राम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में सॉल्यूट है। WB हमारा मास ऑफ सॉल्यूट है, सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है। तो WA प्लस WB 100 ग्राम। हमको जब मास ऑफ सॉल्यूट 98 ग्राम है और मास ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास 100 ग्राम है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B बराबर 100। तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट को निकालना है, तो इसे x मान लेंगे, प्लस मास ऑफ सॉल्यूट 98 ग्राम है और सॉल्यूशन 100 ग्राम है। तो हम यहाँ से इजिली निकाल सकते हैं x बराबर 100 माइनस 98, तो हमारे पास 2 ग्राम। पास मास ऑफ सॉल्वेंट 2 ग्राम आ गया। अब हम लोग सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे W/V और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम हैं उसे हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। अब हम फॉर्मूला देखेंगे। W/V परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। अब हम एग्जाम्पल से देखेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास 30 ग्राम ऑफ शुगर बाय M/V परसेंटेज। इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि 30 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास सॉल्यूशन ml में दिया हुआ है 100 ml, तो सॉल्यूशन का फॉर्म होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। हमारे पास 100 ग्राम है और सॉल्यूट का मास है हमारे पास 30 ग्राम, तो WB बराबर 30 ग्राम। हम लोग थर्ड कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे V/V परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ml है उसे हम V/V परसेंटेज बोलते हैं। अब हम फॉर्मूला देखेंगे। V/V परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। अब हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि 20% इथेनॉल बाय वॉल्यूम। इसको कहने का अर्थ है इस क्वेश्चन का कि 20 ml इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास सॉल्यूशन 100 ml है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 20 ml है। हमारे पास सॉल्यूट है 20 ml, सॉल्यूशन है 100 ml, तो सॉल्वेंट हम इजिली निकाल सकते हैं 80 ml। नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे ppm पार्ट्स पर मिलियन। द कंसंट्रेशन टर्म विल बी यूज फॉर वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करने के लिए हम ppm का यूज करते हैं। ppm पार्ट्स पर मिलियन। मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 10⁶ मिलियन, यानी 10⁶। हम नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को काई से डिनोट करते हैं, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। जैसे कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है A, B एंड C। तो इसके हमारे पास मोल भी लिखे हुए हैं, मोल A का मोल, B का मोल, C का मोल। अब हमें इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन निकालने का है, तो हम सबसे पहले जिसका इंडिविजुअल का पूछ रहा है सबसे पहले ऊपर में उसका मोल लिखेंगे बटा टोटल मोल। मोल A प्लस मोल B प्लस मोल C।
उसी तरह इंडिविजुअल में अगर बी का मोल फ्रैक्शन पूछे तो सबसे पहले हम ऊपर में मोल ऑफ बी बटा मोल ऑफ ए, मोल ऑफ बी, मोल ऑफ सी, नीचे टोटल का मोल लिखेंगे, ऊपर में उसका मोल लिखेंगे जिसका पूछ रहा हो। अगर सॉल्यूशन में जितनी कंपोनेंट से मिलकर बना हो उस सबका मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल होगा। अगर इस सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट है तो तीनों का मोल फ्रैक्शन इक्वल होगा 1 के। जैसे यहाँ पर काई ए प्लस काई बी प्लस काई बी बराबर 1। अगर इस सॉल्यूशन में 3 से ज्यादा या 3 से कम है तो सारे कंपोनेंट को मिलाएंगे, सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन को हम प्लस आउट करेंगे तो वह 1 के इक्वल आएगा। जैसे हमारे पास काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी प्लस काई एन तक अगर कितने भी कंपोनेंट से मिलकर सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है तो सबका मोल फ्रैक्शन 1 का इक्वल होगा। हम देखेंगे नेक्स्ट टर्म है हमारे पास मोलालिटी, जिसे स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट आर नोन एज मोलालिटी। 1 kg सॉल्वेंट में घुले हुए सोल्यूट के मोल के नंबर कितने होते हैं उसे हम मोलालिटी बोलते हैं। अब हम फॉर्मूला देखेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। अगर केजी के जगह ग्राम हुआ तो हम ऊपर में 1000 से गुना कर देंगे। काई एनबी का अर्थ है मोल ऑफ सोल्यूट बटे WA यानी मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। अब अगर मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा ग्राम में है तो ऊपर में हम 1000 से गुना कर देंगे। अब हम लोग मोलालिटी का यूनिट देखेंगे। हमारा ऊपर में टर्म है मोल ऑफ सोल्यूट, तो मोल का ऐसा यूनिट मोल होता है और नीचे है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास का ऐसा यूनिट केजी होता है, तो नीचे में है तो केजी इनवर्स लिखेंगे। मोल केजी इनवर्स या मोलल हमारा मोलालिटी का ऐसा यूनिट होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोलारिटी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मोल आर सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में घुले हुए सोल्यूट के मोल की संख्या को हम लोग मोलारिटी बोलते हैं। अब हम मोलारिटी का फॉर्मूला देखेंगे। मोल ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर ml में है तो ऊपर 1000 से गुना कर देंगे। अगर हमारा वॉल्यूम लीटर में है तो मास ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में। यूनिट देखेंगे मोलारिटी का क्या होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो हमारे पास मोल का ऐसा यूनिट मोल होता है, वॉल्यूम का होता है लीटर। तो ये नीचे है वॉल्यूम लिखा हुआ तो -1 इनवर्स में मोल लीटर इनवर्स या मोलर इसका ऐसा यूनिट होता है मोलारिटी की। अब है हमारे पास नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मालिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या को हम नॉर्मालिटी बोलते हैं। अब हम नॉर्मालिटी का फॉर्मूला देखेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। अगर लीटर की जगह ml हुआ तो हम ऊपर 1000 से गुना कर देंगे। अब हम दूसरा फॉर्मूला देखेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं मोल गुना n फैक्टर बटे नीचे हमारा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम नॉर्मालिटी का थर्ड फॉर्मूला देखेंगे। मोलारिटी गुने n फैक्टर। इक्विवेलेंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट ग्राम में बटा इक्विवेलेंट मास। अब हम देखेंगे इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास बराबर मोलर मास बटे n फैक्टर। अब हम जानेंगे कि n फैक्टर क्या होता है फॉर एसिड के लिए और बेस के लिए। सबसे पहले हम लोग एसिड के लिए पढ़ेंगे। The n factor of an acid is the number of ionizable H plus ion that one molecule of the acid can donate। एक मोलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन आयोनाइजेबल होते हैं उसे हम n फैक्टर बोलते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल एसिड के लिए n फैक्टर हमारे पास एग्जाम्पल में है HCl। तो HCl के एक मोलिक्यूल में नंबर ऑफ H प्लस आयन कितने होते हैं, तो H प्लस 1 है हमारे पास प्लस Cl, तो हमारे पास H प्लस 1 है तो n फैक्टर 1 आएगा। उसी तरह HNO3 में H प्लस NO3 निगेटिव तो H प्लस 1 है। जैसे H2SO4 में 2H प्लस SO4 2 निगेटिव, तो हमारे पास यहाँ पर n फैक्टर 2 आएगा क्योंकि हमारे पास ये 1H2SO4 मोलिक्यूल में 2H प्लस आयोनाइजेबल है, इसके लिए हमारा n फैक्टर 2 आएगा। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है H3PO4 3H प्लस PO4
3 माइनस, तो n फैक्टर हमारे पास 3 आएगा, क्योंकि 1 मोलिक्यूल ऑफ H3PO4 में नंबर ऑफ H प्लस 3 है, तो हमारा n फैक्टर 3 आएगा। अगर हम ये तीनों मोलिक्यूल का n फैक्टर इजिली याद कर सकते हैं, तो अगर याद करते हैं तो सही है, अगर याद नहीं है तो हम मोलिक्यूल कैसे फॉर्म हुआ है उसे हम इजिली निकाल सकते हैं कि एक मोलिक्यूल में, इस मोलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन आयोनाइजेबल है, वो हमारा n फैक्टर हो जाएगा। अब हम बेस के लिए देखेंगे n फैक्टर कैसे निकाला जाता है। नंबर ऑफ आयोनाइजेबल OH निगेटिव, यानी हम इसे हाइड्रो ऑक्साइड भी बोलते हैं, आयन डेट 1 मोलिक्यूल ऑफ द बेस कैन डोनेट। 1 मोलिक्यूल ऑफ बेस में कितने नंबर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयोनाइजेबल होते हैं उसे हम n फैक्टर बोलते हैं बेस का। एग्जाम्पल है हमारे पास NaOH और KOH। इसको हम एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि इस मोलिक्यूल में 1 हाइड्रोक्साइड आयन आयोनाइजेबल है, तो Na प्लस OH निगेटिव, K प्लस OH निगेटिव, तो हमारे पास एक मोलिक्यूल में सिंगल ही हाइड्रो ऑक्साइड आयन आयोनाइजेबल हो रहा है, तो n फैक्टर हमारा 1 होगा। एंड एग्जाम्पल है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और BaOH2। अब इसके भी एग्जाम्पल हम एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि इस मोलिक्यूल में नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन 2 है, जैसे कैल्शियम 2 प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयन, Ba2 प्लस 2 OH निगेटिव, तो हमारे पास इस मोलिक्यूल में भी 2 नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन आयोनाइजेबल है, तो हमारे पास n फैक्टर 2 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। एल्युमिनियम प्लस 3 OH निगेटिव, तो हमारे पास इस मोलिक्यूल में नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन आयोनाइजेबल है 3, तो n फैक्टर 3 हुआ। अब हम कुछ रिलेशन देखेंगे मोलालिटी एंड डेंसिटी में। अगर क्वेश्चन आता है ये तीनों टर्म का यूज किया हुआ तो हम इजिली निकाल सकते हैं। मोलालिटी बराबर मोलारिटी गुने 1000 बटा 1000 गुना डेंसिटी माइनस मोलारिटी गुने मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस फॉर्मूला को हम यूज करके अगर 2 टर्म भी दिया हुआ है मोलारिटी एंड मोलालिटी, तो हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। अगर डेंसिटी और मोलालिटी दिया हुआ है तो मोलारिटी निकाल सकते हैं, इसलिए ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास कुछ ऐसा टर्म है जो हम क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाता है, तो हम समझ सके कि उस टर्म का मतलब क्या है। जैसे हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन। 1 मोलर सोल्यूशन कहने का मतलब है, मोलर तो सबसे पहले हमारे पास ऐसा यूनिट होता है मोलारिटी का। 1 मोलर सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि वो सॉल्यूशन का मोलारिटी 1 दिया हुआ है। 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो हमारे पास मोलारिटी का 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट की मोल की संख्या को हम मोलारिटी बोलते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट भी 1 है और जिसमें डिजोल्व हो रहा है वो भी हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो 1 कट होकर 1 आएगा। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन का अर्थ है कि 1 मोलर सॉल्यूशन का अर्थ है कि वो सॉल्यूशन की मोलारिटी 1 हुई। सेकेंड टर्म है हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन का कहने का अर्थ है कि उस सॉल्यूशन की मोलारिटी 1 होती है। जैसे 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्वेंट kg में। अगर हमारे पास सॉल्यूट की मोल भी 1 है और सॉल्वेंट भी 1 kg है, तो 1 कट होकर हमारे पास 1 आएगा। तो इस सॉल्यूशन का मोलारिटी हमारा 1 हुआ। अब हमारे पास और भी कुछ टर्म है, जैसे 1 DC मोलर सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि उस सॉल्यूशन की मोलारिटी हमारा 10 के पावर -1 है या 1/10 मोलारिटी है। नेक्स्ट टर्म है 1 सेंटीमोलर सॉल्यूशन। इसका कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन की मोलारिटी 1/10 है, 1/100 है या 10 के पावर -2 m है। अब हमारे पास 1 मिली मोलर सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी हमारे पास है 1/1000 n और 10 के पावर -3 n।
आज के लिए इतना ही।